हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का क्लास करेंगे। पिछले वीडियो में आपने 2017 तक का जो क्वेश्चन बैंक था उसका सलूशन किए थे और उससे आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। मतलब इंग्लिश में ए डाइल्यूट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड आर। यानी आपको सबसे पहले ये बताना है कि एनोड पर क्या जमा होगा, कैथोड पर जब क्या जमा होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसमें एक कंसेप्ट दिए थे क्लास में और अभी भी बोल रहे हैं कि जब भी किसी साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करते हैं तो उसमें दो बात हो सकती है। पहला बात कि वो मोल्टेन स्टेट में हो सकता है, अर्थात बिना पानी का हो सकता है, और दूसरा विथ वाटर हो सकता है। तो जब वाटर रहेगा तो उसका एक कंसेप्ट केवल याद रखना है, अगर वाटर रहेगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन को भेजना है, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर, और एनोड पर ऑक्सीजन जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को लेकर के। तो यहाँ क्या बात है, सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों टूटता है, लेकिन जल के टूटने के से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज होगा, H+ आयन और OH- आयन जो रिलीज होगा, उसमें ऑक्सीजन चले जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा कैथोड पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन चला जा रहा है कैथोड पर और ये एनोड पर कौन जा रहा है, ऑक्सीजन, ये जाएगा। ध्यान रखना है, यानी जब एक्वस रहेगा, तब एक्वस सोल्यूशन रहेगा तब ये बात होगी। अन्यथा अगर कोई सीधा रहेगा, जैसे अगर मान के चलिए कि सोडियम फ्लोराइड रहता, अगर सोडियम फ्लोराइड रहता तो ये चला जाता कैथोड पर और ये चला जाता एनोड पर। तो ऐसा तो है नहीं, इसमें वाटर डाला है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया O2, यानी डी नंबर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है, C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या है। C2 अणु, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह जो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न है और ये थ्योरी एक हाई लेवल का थ्योरी है। इसमें बहुत सारी बातें आती है। तो इसमें मॉलिक्यूलर कन्फेक्शन लिखना होता है। तो जब आप मॉलिक्यूलर कन्फेक्शन लिखेंगे, जैसे आप C2 का लिखिएगा, इसमें टोटल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2py बराबर पाई 2pz। तो आप देख लीजिए, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें जो लास्ट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश किया है वो पाई बॉन्ड में है, इसमें है पाई बॉन्ड, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2π ओनली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न जो है, अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा, अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा। इसके लिए जो कंसेप्ट है वो आप सरफेस एरिया पर जा सकते हैं, सरफेस एरिया को लेकर के आप इसका सलूशन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए सरफेस एरिया इसमें किसका बड़ा है। सबसे बड़ा सरफेस एरिया आप देख रहे हैं 2 नंबर का है, ये सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इसका है। सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, इसका है। सबसे कम सरफेस एरिया, लिस्ट सरफेस एरिया
तो जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक स्वभाव है कि अगर सरफेस एरिया नॉन पोलर ग्रुप का ज्यादा होगा तो जल में कम घुलेगा, अगर सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो जल में कम घुलेगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जल में ज्यादा घुलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें आप देखिए कि आप इसमें जो है सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से आप ये सेकेंड नंबर देख लीजिए, फिर यहाँ ये थर्ड नंबर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर देख लीजिए। तो आप देखिए सबसे जो लोवेस्ट सरफेस एरिया है आपको थर्ड नंबर में देखने को मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा घुलनशील ये होगा। उसके बाद फिर आपको ये होगा 1 नंबर और फिर थर्ड नंबर ही होगा, यानी क्रम सही होगा ये डी नंबर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। किस अणु का डायपोल मोमेंट शून्य है? डायपोल मोमेंट भी 11th के केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े हैं। डायपोल मोमेंट शून्य कब होगा? जब सेंट्रल एटम पर जो टर्मिनल एटम जुड़ा रहेगा, अगर उसका जो फोर्स होगा, माने अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा इक्वल होगा सभी तरफ, तो डायपोल मोमेंट शून्य माना जाएगा। तो अभी आप देखिए NF3 में देखिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है NF3, ClO2, Cl के दोनों तरफ ऑक्सीजन है, और यहां देख लीजिए CH2 Cl2, तो आप क्या देख रहे हैं, सब में मूवमेंट होगा। NF3 में भी मूवमेंट होगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा, इसमें भी पॉजिटिव मूवमेंट होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा ये देख लीजिए, बोरॉन के पास कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और समान रूप से अट्रैक्शन चलेगा सभी दिशाओं में, इधर भी, तो परिणाम यू हो जाएगा नेट 0, यानी आंसर हो गया बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर LiCl, NaCl, KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ LaCl, NaCl एंड KCl। तो इसका जो कंसेप्ट है इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ आप पहले देखिए लिथियम है, इसमें सोडियम है और पोटेशियम है। अगर एटम परमाणु संख्या देखें तो इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। साइज सबसे बड़ा पोटेशियम का मिल रहा है, तो जिसका साइज बड़ा होगा तो उसका डिसोसिएशन जो होगा वो फास्ट होगा। साइज होगा बड़ा तो वहां डिसोसिएशन फास्ट होगा। तो आप देखिए सबसे ज्यादा तेजी से कौन आयन दे सकता है, अभी आप देख लीजिए सबसे इसके विकल्प में, तो सबसे ज्यादा कौन देगा इसमें LiCl, हाँ इसमें आप देख लीजिए सबसे फास्ट देगा KCl, फिर देगा NaCl, फिर देगा LiCl, यानी सही जवाब हो गया बी। तो ये आपका जवाब होगा, क्योंकि साइज ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम एंड लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ROH। अब यहां देखिए इस रिएक्शन में क्या है कि अल्कोहल ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है ये CH2N2 से। इसमें क्या होगा कि इसमें ये कार्बन, यह जो CH2 है, ध्यान देना है, ये जो CH2 है इससे ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा ROCH3। तो आप देख लीजिए अगर ROCH3 बन गया तो यह ग्रुप जो है यह N2 ग्रुप फ्री हो जाएगा, N2 ग्रुप फ्री हो जाएगा, यानी सही जवाब हो गया सी। सही जवाब हो गया सी इसका। ये अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। हमने रिएक्शन डाल दिया है, आप देख लीजिए यहाँ रिएक्शन का
कि ये सिलिका जब हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो H2SiF6 आफ्टर द रिएक्शन ये बन जाएगा। देख लीजिए आपका आंसर इसका बी हो गया। तो रिएक्शन से रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है उसमें आप लोग को पहले से भी मालूम है और बीच बीच में बोलते भी रहते हैं कि आप याद करें तो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 0.1 m बेरियम नाइट्राइड घोल का वान-टॉप फैक्टर 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या है? विघटन स्तर निकालना है तो इसमें सबसे पहले अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा निकाल लीजिए। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला आपके सामने है I-1 बटे n-1। तो I का मान 2.74 है, 2.74 -1 और n क्या होगा? n होगा आपके फॉर्मूला से आएगा। यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला है बेरियम नाइट्राइड। तो इसके डिसोसिएशन से जब ये टूटेगा तो क्या मिलेगा? Ba2 प्लस और तो तीन मोल मिल जाएगा। इसका 3 पार्टिकल मिलेगा। यही n को इंडिकेट कर देगा 3 -1। अब इसको हल कर लीजिएगा तो 0.87 आएगा और परसेंटेज में जाइएगा तो 87% हो जाएगा, यानी सही आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? Which of the following has the most stable oxidation state? तो आप देख लीजिए इसका टीन के बारे में भी आपको पता है कि ये +2, ये टीन के बारे में आपको पता है +2 +4 दोनों होता है। ये भी +2 +3 दिखाता है। सिल्वर +1 दिखाता है और ये प्लम्बिक ये भी +2 +4 दिखाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे स्टेबल कौन होगा? सबसे स्टेबल इनर फेयर इफेक्ट के कारण आपका डी ही होने वाला है, क्योंकि इसमें ये जब आप ग्रुप में जाइएगा तो देखिएगा पीवी सबसे नीचे है। चलिए सही जवाब हो गया डी। अगला प्रश्न 10 नंबर। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? किस यौगिक का या यौगिकों का जो शेप ज्योमेट्री होता है उसका टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल तो ये तो आपको क्लास वर्क में भी हुआ। तो टेट्राहेड्रल होने का कंडीशन क्या है? कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, ये कंडीशन दिया था sp3। तो ये इसमें क्या होता है? dsp2 होता है, dsp2 होता है। और तो आप देख लीजिए कहता है टेट्राहेड्रल क्या होगा? टेट्राहेड्रल के लिए NaCl4 ये होगा सही आंसर, क्योंकि इसमें भी dsp2 होगा और इसमें दोनों मिक्सिंग है। देख लीजिए NaCl4 ये sp3 और dsp2 दोनों कंबाइन कर दिया, सही आंसर आपका है ये हो गया। चलिए चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है केनेजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनेजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, इसमें एसिटल्डिहाइड आंसर होगा, क्योंकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा वो केनेजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अभी आप देखिए एक फार्मूला लिख देते हैं इसका CH3CHO। तो CHO से ठीक पहले वाला जो कार्बन है वो अल्फा हो गया। तो इसका सही जवाब हो गया बी। अगला जो प्रश्न है कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? तो शून्य कोटि प्रतिक्रिया कौन होगा? इसमें आप देख लीजिए कि आप अगर विकल्प को देखें, अगर आप विकल्प को देखते हैं तो इसमें आप देखिए कंसंट्रेशन और टाइम दोनों पैरेलल रूप में चल रहा है, यानी कंसंट्रेशन पर चल रहा है, निर्भर कर रहा है।
ये भी इसमें नेगेटिव स्लोप चल रहा है, ये सही आएगा, है ना। इसमें भी आपको देखिए कंसंट्रेशन से रिलेशन है, इसमें भी कंसंट्रेशन से, इसमें कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो आप कारण दे सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव स्लोप, ड्यू टू नेगेटिव स्लोप कारण दे सकते हैं। इस कारण को लेकर के आप जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न आ रहा है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो जो चारकोल उसी गैस को तेजी से अवशोषित करेगा जिसके जिसकी लिक्विफेबल प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो आप देखिए इसका सही जवाब हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है कि ये आसानी से इजीली लिक्विफेबल होते हैं, मतलब आसानी से द्रवीभूत होते हैं। तो ये आसानी से द्रवीभूत होते हैं, इसी कारण सबसे ज्यादा फास्ट यही एब्जॉर्ब होगा, अधिशोषित होगा। चलिए एब्जॉर्ब होगा अमोनिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन देखिए फिर आ रहा है प्रश्न कि इसमें क्या कर रहा है कि यदि dx बाय dt, यदि dx बाय dt के एच कंसंट्रेशन टू द पावर n है, n जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। इसमें बता रहा है कि प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाएगा 2 से 1 करने पर। ध्यान देना है, 2 से 1 करने पर। तो 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी, तो आप देख लीजिए हमने यहाँ रब कर दिया है। अगर आप फर्स्ट आप देखिए, अगर R निकालिएगा तो K हो जाएगा, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है इसका जो pH है, pH वैल्यू 2 से 1 हो रहा है, तो 10 पर पावर -2 हो जाएगा, pH 10 पर पावर -2 हो जाएगा। तो यानी अगर आप इसको देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, K/100 लिख सकते हैं। और फिर 2 से 1 करने पर इसका रेट क्या होता है, 100 गुना हो जाता है, तो 100 R बराबर लिख सकते हैं फिर K 10 पर पावर -1, क्योंकि pH 1 हो रहा है, यानी फिर हो गया 100 R बराबर K/10। तो अब इसमें क्या है, समीकरण 1 और 2 से आप क्लियर कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, 2 n पर 10 पर पावर 2 यानी 2 आंसर आएगा ये भी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकता दिया हुआ है, यानी समतुल्य चालकता दिया हुआ है, लैम्डा इक्यू मालूम है, तो 400 पर ओम, 400 पर ओम Cm² पर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और विशिष्ट चालकता भी दिया हुआ है, विशिष्ट चालकता भी दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है Ksp क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लैम्डा इक्यू निकालने के लिए लैम्डा इक्यू निकालिएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है K गुना 1000/n। तो अगर हम n निकालेंगे, चूंकि ये दिया हुआ है आपको, n निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, K गुना 1000 लैम्डा इक्यू हो जाएगा। तो लैम्डा इक्यू का मान अगर आप निकालें तो आप देख लीजिए हमने रब किया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10 पर पावर -4 हो जाएगा। तो अब m निकाल लेंगे, इसे m बराबर हो जाएगा n/2। तो n/2 निकालिएगा तो हो जाएगा 10 पर पावर -4।
तो केएसपी का फॉर्म क्या, केएसपी क्या होता है? सोलबिलिटी प्रोडक्ट होता है। केएसपी क्या होता है? सोलबिलिटी प्रोडक्ट होता है एस स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴ का ओवर रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁸m। तो ये स्क्वायर हो गया, ये आंसर आएगा 10⁻⁻, यानी बी नंबर आंसर आएगा। हमने रब कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक कार्बनिक यौगिक आइटोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस एजेंट के साथ भी धनात्मक जांच देता है, तो यौगिक है, कौन होगा? तो आप देख लीजिए, अल्कोहल ग्रुप का कोई कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है, कीटोन भी नहीं देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड देता है। तो आप याद कर दिए, ये अल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईपीसी नेम आपको लिखने के लिए कर रहा है, तो आप लिखिए आईपीसी नेम। यहाँ H2PtCl6 का आईपीसी नेम क्या है? तो इसमें जैसा सबको पता है कि ये बाहर वाला जो है पहले उसी का नाम लिखते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, पहले इसका नाम लिख देंगे, हाइड्रोजन इसका नाम लिख देंगे, और फिर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे हेक्सा क्लोरो, और चूंकि और उसके बाद प्लेटिनेट कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड्स है। नेगेटिव लिगेंड्स अगर आपको रूल में याद होगा, अगर कोई सेंट्रल एटम नेगेटिव लिगेंड से जुड़ा होता है तो उसके सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में एटी लगता है, यानी प्लेटिनेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, रब करिएगा, तो हाइड्रोजन का तो मालूम है +1 होता है, तो +2 आप +x प्लेटिनम का मान लीजिए, और क्लोरीन का -1 होता है, 6 हो गया बराबर 0, तो x बराबर +4 आएगा। तो इस दृष्टिकोण से तो +4 आ गया, तो ये आंसर हो गया आपका ए नंबर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आ रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, तो उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या होगा? तो यह जो रिएक्शन है, रिएक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है कौन? तो आप देख लीजिए, रिएक्शन से जुड़ा है, तो आप ये याद कर लीजिए, ये देगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे जो प्रश्न है, कौन, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौन which alkyl halide follows only SN2 hydrolysis reaction? SN2 कौन देगा? तो SN2 प्राइमरी देता है, प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है वो देगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये तो बेंजीन ग्रुप से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक इक्वेशन डाल दिया है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाम सुने होंगे, आप पढ़े हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कॉपर की उपस्थिति में एक प्रोडक्ट बना रहा है क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन रिलीज कर रहा है। इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। तो जब इस तरह की बात होती है तो कौन होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर, 10 मिनट के बाद 10 लीटर हो रहा है। प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है, तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में है। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, सेंटेंस को देखिएगा तो यहाँ से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अंग्रेजी में देख लीजिए, यहाँ रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो आपको रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, उसका यूनिट से पता, यूनिट से पकड़ में आ जाएगा। आप देखिए पर मिनट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक इकाई पर सेकेंड होता है, तो पर मिनट है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपका। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, तो आप देखिए ए रिएक्टेंट है और N2
जो है वो आप देख रहे हैं, कोई ए रिएक्टेंट है जो आपको उधर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को इंडिकेट कर रहा है, और इधर प्रोडक्ट जो है ये N2 जो है वो बन रहा है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन से ये क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बन रहा है। तो इसमें जो भी रिएक्टेंट माने जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उस पर ध्यान रखना है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, N0 आपको 100 लीटर मान दिया गया, मान सकते हैं आप, क्योंकि आपको यहाँ कह रहा है कि जब प्रतिक्रिया पूर्ण हो रही है तब इसका आयतन हो जाता है 100 लीटर। इसका मतलब है कि इनिशियल कितना था, 100 लीटर था। इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल जो अमाउंट है वो 100 लीटर हो गया, N0 हो गया 100 लीटर, और N हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट 10 लीटर। तो इस हिसाब से अगर आप K का फॉर्मूला यूज करेंगे तो K का बड़ा क्या होता है 2.303 बटे T log N0 बटे N। इस फार्मूला का उपयोग कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा A। तो ये आएगा। चलिए देख लीजिए सॉल्व करके। वैसे हमने रब कर दिया है क्वेश्चन में भी, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न रिएक्शन से रिलेटेड है। रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें क्या है कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो इसमें अपक्षेपण की क्रिया हो जाती है, मैंने कोगुलेशन हो जाता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है। ये सही जवाब इसमें डी होगा, इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर आ रहा है। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। ये अनुचुंबकीय आघूर्ण जो है इसके बारे में आप लोग को पढ़ाया गया है। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर N इंटू N+2 डी ब्लॉक में बताए गए थे। तो ये फॉर्मूला डायपोल मोमेंट को इंडिकेट करेगा। तो ये निर्भर किस पर करता है, N पर। तो N का वैल्यू हम लोग मालूम करेंगे। तो इसमें आप देखिए N का वैल्यू सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें जो विकल्प है CrH2O और 6, H2O वीक लिगेंड है, H2O वीक लिगेंड है। साइनाइड साइनो जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और CO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें एक क्या होता है कि वो पेयर इलेक्ट्रॉन माने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनने नहीं देता है, वो पेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो ये दोनों तो ऐसे छट गया। अब डिसीजन ये दोनों में ले लीजिए। अगर आप दोनों में लेते हैं, इसमें देखिए क्रोमियम 3+ है, तो इसका अगर 3+ का विन्यास आप लिखते हैं तो सिखाए थे आर्गन लिख करके, जो बचेगा 3D में डाल दीजिए। तो क्रोमियम का 24 होता है, 24 में 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ये है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 21 बचा, 18 3 21, यानी N का मान इसमें हो गया 3। इसमें देख लीजिए तो इसका देखिए Fe2+ आएगा, इसका क्या होगा Fe2+ आएगा। इसका विन्यास लिखिए तो लोहा का 26 होता है। अब 26 में 2 चला गया तो 2 चला गया 24 हो गया। 18 6 24, 3D6 हो जाएगा, 18 6 24। तो ये 24 आपका डी को इलेक्ट्रॉन को भर के देखिए आप कितना एम्पीयर मिल रहा है आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए इसमें 4 एम्पीयर, N का मान 4 आ रहा है, इसमें N का मान 3 आ रहा है, इसमें N का मान 3, इसमें N का मान 4। तो क्लियर है कि इसके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। चलिए अगला कुछ प्रश्न देख लीजिए, फिर रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। इसमें है कि निम्नलिखित में कौन नेशनल रिजेंट के साथ पीला भूरा अपक्षेप देता है। रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न फिर आ गया आपके सामने। तो रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो इसका सीधा है कि अमोनिया देता है, ऐसा कहीं पढ़ेंगे भी आप, इसको आप याद रखें। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखें तो बेहतर है। चलिए
अगला प्रश्न, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है। ये प्रश्न इसके पूर्व के वीडियो में भी आपको मिला हुआ है इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि ये दोनों के कंसंट्रेशन एक कप का 5% है, जिसका अनुभार दिया हुआ है, एक फार्मूला आपको बताया हुआ है पाई 1। अगर पाई, क्योंकि दोनों का अलग अलग निकालते हैं, तो पाई 1 बराबर CRT। एक बार फिर देख लीजिए, तो इसका C का क्या है, 5% है, अनुभार इसका 342 दिया हुआ है, RT रख लीजिए, फिर पाई 2 कर लीजिए, फिर इसका 1/m अज्ञात है, मालूम नहीं है, x, तो इसका हो गया RT। और आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, 4 आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ाया गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो पाई 1 बराबर हो जाएगा पाई 2, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका कट कुट के आंसर आ जाएगा 68.4। चलिए, पहले भी हुआ है ये। अगला प्रश्न फिर आ रहा है, यह क्वेश्चन देखिए, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक इक्वेशन डाल दिया है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, 2 OH है बेंजीन से जुड़ा हुआ, और इसके रिएक्शन में इसके फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग गौर से देखें, तो आप देखिए ये 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये मूल चीज है कि इसमें N का मान आपको क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और H प्लस का कंसंट्रेशन 2 मोल है। तो इस हिसाब से इस फार्मूला का यूज कीजिए। E बराबर क्या होता है, रफ कर दिए हैं, देख लीजिए आप, 0.059 बटे N log H प्लस, और चूंकि यहाँ 2 मोल है इसलिए पावर 2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा। तो अब इसका मान आप कर रख दीजिए, मान यहाँ इसका क्या है, ई नोट का मान यहाँ दिया हुआ है 1.30, 0.059 हो गया। अब बटे हो जाएगा N का मान, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया, और log H प्लस PS 2 है, तो 10⁻⁻² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 1.42 वोल्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या आ रहा है, 26 नंबर का प्रश्न। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है। ये टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन का जो टेस्ट आप पढ़े होंगे उसमें आपको ये मिलेगा। तो इसमें आप जान लीजिए यह जो रिएक्शन है वो क्या होगा, ये प्राइमरी एमीन का ये टेस्ट है, ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, आप पढ़े होंगे तो आपको याद पड़ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक यौगिक जलांशन के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है। तो अगर आप देखें गौर करके तो ये जो है एनिलाइड देता नहीं है, ये एमाइड रिडक्शन से देता है प्राइमरी एमीन, लेकिन रिडक्शन से देता है। आइसोसाइनाइड श्योरली देता है हाइड्रोलाइसिस से, लेकिन उससे कनेक्टेड साइनाइड है तो आप मान सकते हैं ये साइनाइड हो सकता है, साइनाइड को मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। तो आप पढ़े होंगे रोजेनमुंड रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिएक्शन एसिड हैलाइड का रिएक्शन, जब पीडी और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो आपको यहाँ जो अल्डिहाइड बनता है वो रिएक्शन क्या कहलाता है। तो इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन। आप पढ़े होंगे, याद पड़ गया होगा टेक्स्ट बुक में, देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, बीसीसी बहुत प्रचलित वर्ड है, आप पढ़े हैं सब। यूनिट सेल का एक टाइप है बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल में
मुक्त खाली स्थान। आप जब बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन निकाले थे तो आपको याद होगा 68% निकला था। बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्लास में निकाले हैं, 68% के आसपास था, 67 पॉइंट कुछ था। तो आप देखिए अगर आप 100 में से 68 घटा देते हैं तो 32% खाली मिलता है, यानी सही जवाब हो गया ये। पैकिंग 68% था और उसका खाली जगह पूछा जा रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पूछा जा रहा है, खाली जगह। तो खाली यह मुक्त कितना खाली है, तो 32% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पैकिंग से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें क्या कहता है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी संरचना में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये अब टेबल में भी आपको दिया गया है, आपको मालूम है, चाहे सीसीपी रहे या एससीपी रहे, इसका 12 याद रखना है। ये आंसर हो गया इसका ए। चलिए क्लोज पैकिंग में पढ़ाए हुए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition reaction। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, तो आप देख लीजिए ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन है, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें भी कीटोन ग्रुप है, और ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्डिहाइड है, ये देगा आपको। अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति। चलिए अगला प्रश्न, एक रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न आ गया फिर। कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। उजला अवक्षेप क्या होगा, व्हाइट पिपेट पूछ रहा है, तो आफ्टर द रिएक्शन आप देखिए ये मिलेगा आपको, ये रिएक्शन से रिलेटेड है, आप याद रखिए। चलिए अगला फिर प्रश्न आ गया 33 नंबर। इसमें क्या रहा है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। +3 है, +5 है, +3 और +5 दोनों है, इनमें से कोई नहीं। +3 मोस्ट स्टेबल माना जाता है। इस स्टेज में +3 में जो बिस्मथ कंपाउंड बनाता है वो स्टेबल होता है, इसी कारण +3 इसका राइट आंसर है। चलिए कौन सी धातु का नाइट्रेट की, कौन सी धातु which metal nitrate gives colorless gas। यहाँ ध्यान देना है, कलरलेस गैस की चर्चा हो रही है। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है गर्म करने पर, इसका मतलब होता है गर्म करने पर। तो गर्म करने पर क्या मिलेगा, माने कौन ऐसा गैस, ये चारों में से कौन ऐसा कंपाउंड है जिसको गर्म करने से कलरलेस गैस मिलेगा। तो आप देखिए सोडियम नाइट्राइट को, जब सोडियम नाइट्रेट को जब गर्म कीजिएगा तो आपको सोडियम नाइट्राइट नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और ऑक्सीजन कलरलेस गैस होता है। सही जवाब सोडियम नाइट्राइट नाइट्रेट हो गया इसका। और ये सबको अगर गर्म कीजिएगा तो NO2 गैस मिलेगा। तो NO2 क्या होता है, कलर होता है, इसमें भूरा रंग का गैस है। तो इस समय सब कलर गैस देगा, ये भी कलर देगा, लेकिन ये नहीं देगा, ये कलरलेस देगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, कौन से जोड़े में which of the following pairs of the structures are the tetrahedral as well as octahedral, जिसमें दोनों होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो आपको याद होगा हम बॉयड्स का थ्योरम लिखाए थे, तो बॉयड्स के थ्योरम में आप पढ़े होंगे एससीपी और सीसीपी संरचना में दोनों बॉयड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। तो सही जवाब हो गया सी। तो ओके, आज का यह जो है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इससे लाभ मिला होगा। और परीक्षा का समय है, आपको ईमानदारी से मेहनत करके और अच्छा से तैयारी कीजिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।